अगला प्रश्न, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का जो अवार्ड मिला, आपको उस अचीवमेंट पे कुछ दो शब्द कहने, क्या वो आप जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा मानते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जब आपको रिकॉग्निशन मिलता है तो वो आपकी गोल को बढ़ाता है, एंड डेफिनेटली वो एक अच्छा चेंजिंग मोमेंट था। एंड इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे एक बार नहीं 3 बार इनफैक्ट अवार्ड दिया है, एंड डेफिनेटली वो एक अच्छा मोमेंट था, अच्छा फील हुआ। छोटा सा क्वेश्चन है न्यूमरोलॉजी से जुड़ा हुआ, तो एक क्वेश्चन है नेम करेक्शन और इसका बिजनेस ग्रोथ में या बिजनेस नेम करेक्शन में या बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी में ये वास्तविक जीवन में कितना फर्क है? देखिए, जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे एक बात कर रहा था ना कि हम सब अपने जीवन को अगर देखें और 10 सेकंड के लिए खुद को रिफ्लेक्ट बैक करें। मैरिज न्यूमरोलॉजी में मैं जो समझता हूँ वो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 और 6, मैं स्टूडेंट को भी यही नंबर पढ़ाता है। क्या आप भी समझते हैं कि मैरिज न्यूमरोलॉजी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है? क्यों? क्योंकि 2 नंबर देखो प्यार को दिखाता है, अगर 2 नंबर मिसिंग कहीं होगा तो प्यार हस्बैंड वाइफ में कहीं मिसिंग। 3 नंबर फैमिली स्टेबिलिटी का, छोटी छोटी बातों में लड़के हम 5 नंबर किसी को तो हम सीधा तलाक पे पहुंच जाते हैं, और 6 नंबर कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशनशिप और जिंदगी की भव्यता और बेड प्लेजर को भी दिखाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यही नंबर्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैरिज निभाने में? इस सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कि क्या इन नंबर्स का रोल है? बिल्कुल रोल है, बट क्या सिर्फ इन्हीं नंबर्स का रोल है? मैं इस पे अग्री नहीं करता। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा पॉडकास्ट शो सिर्फ उन अचीवर्स के लिए है जिन्होंने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट्स की, उनके लिए भी है जो अचीवमेंट करने के बाद बैक सीट पे रह गए, यानी जिनका सूर्य स्ट्रॉन्ग नहीं था, लाइमलाइट में नहीं आ सके। कुछ लोग ऐसी जन्म पत्रियां मेरे हाथ में आती हैं जो आज कुछ भी नहीं, लेकिन उनका हॉरोस्कोप ये शो करता है कि आने वाले टाइम में ये व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्तित्व बनेगा। तो सभी के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, जिन्होंने कुछ कर लिया, जिन्होंने कुछ करना है और नाम नहीं कमाया, और जो आने वाले टाइम में कुछ बनेंगे। उसी सब्जेक्ट पे आज मेरा पॉडकास्ट अपने ही इंडस्ट्री के एक बड़े महान व्यक्तित्व से है, जो कि 2-3 साल पहले शायद इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था, नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर रहे। और ना केवल ये नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर रहे, शायद अपने आप में इनकी पहली अचीवमेंट है, इन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स IIM अहमदाबाद में भी सबमिट कराए। बहुत बड़े अचीव हैं। इनकी पर्सनैलिटी को आगे डिस्क्राइब कराने से पहले, इनकी जन्मपत्री में टटोलू से पहले सीधा सीधा उन्हीं शख्स पे लेके चलता हूँ, क्योंकि लोगों की बेचैनी बढ़ गई होगी। ऐसा कौन सा शख्स है जिन्होंने IIT में पेपर सबमिट किए हैं, और ऐसा कौन सा शख्स है जिन्होंने आज मेरे पॉडकास्ट में आए हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया का अवार्ड भी जीता। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ सिद्धार्थ एस कुमार से, बहुत फेमस बड़ा नाम। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपने मेरे पॉडकास्ट में आके मेरे पॉडकास्ट की शोभा बढ़ाई। आपका इस शो में स्वागत है। थैंक यू सो मच गुरमीत जी, माय प्लेजर कंप्लीटली। अब इनके बारे में, इनकी एस्ट्रोलॉजी को टटोलो 2 वर्ड जरूर बोलिए कि आप इस इंडस्ट्री में किस तरह से आए और क्या ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसा कौन सा माइंडसेट था। मैं तो देखो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्रूव कर दूंगा क्योंकि मेरे को ये सब आता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको इस तरह खींच लाई? देखिए, जहां तक मेरी बात है कि मैं यहाँ क्यों आया, मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी लगभग 6 साल की उम्र में शुरू की, क्योंकि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट थे, इसमें वहां से सीखता चला गया। एंड मैंने बहुत सारा समय, लगभग 15 साल सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने में लगाया, और एक ऐसा समय जहां मैं इसको हाइबरनेशन बोलता हूँ, एक तपस्या, संसार में रहते हुए तपस्या, ताकि कोई आपके बारे में जाने नहीं। जब मुझे 2017-18 में लगा कि नहीं, अब मेरा रिसर्च एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा है जहां जिसको ला सकता हूँ, तब मैंने खुद को पब्लिक लाइफ में लाया और फिर मैंने वहां से जुड़ना शुरू किया। मेरे एस्ट्रोलॉजी में आने की सिर्फ एक वजह है कि एस्ट्रोलॉजी का जो रियल ग्लोरी है, और जब मैं एस्ट्रोलॉजी बोलता हूं तो चाहे वास्तु हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे टैरो हो, मैं उसमें सबको इंक्लूड करता हूं। इनकी जो रियल ग्लोरी है, जो किसी समय में राजा के मार्गदर्शक हुआ करते थे, राजा इनके बिना एक कदम नहीं उठाया करता था, वो जो ग्लोरी है शायद गायब हो गई। तो उस ग्लोरी को, इस एस्ट्रोलॉजी को, जो नॉर्मल हमने एक सड़क किनारे बैठने वाले, पटरी पे बैठने वाले से लेके दोबारा इसको बोर्डरूम तक लेके जाना, दोबारा इसको उस डिसीजन मेकिंग में लेके आना, यही मेरा गोल है, यही मेरा विजन है कि कैसे मैं इसको दोबारा ला सकता हूँ। हाँ, हो सकता है कि मेरा जो कदम है वो बहुत बड़ा ना हो, बट रामायण में एक जिक्र आती है कि जब गिलहरी को भी मौका मिला तो वो फिर खत्म करता है। तो मुझे लगता है कि ये भारत भूमि का जो यज्ञ है, ये जो हवन कुंड है, इसमें एक छोटी सी आहुति मेरी भी है कि कैसे मैं इसको दोबारा डेटा ड्रिवन, एविडेंस ड्रिवन करके दोबारा इसको वो मुकाम को दिला सकूं जो उसको चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो, इतना महान व्यक्तित्व और ऐसी महान तपस्या हर व्यक्ति के बस की नहीं, और भगवान जो
भगवान भी उन्हीं को कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन देते हैं जहां आपके कदम उस दिशा में उठने को तैयार है। आप सोच सोच के घर बैठ जाएं, अपनी स्किल को अपने अंदर ही दबा के बैठे रहे, तो वो भी जस्टिफाइड नहीं है। अब ऐसे इनकी कुंडली को आपके सामने रखते हैं, ऐसे कौन से योग थे जो ये व्यक्ति इतना लाइमलाइट में आया और इस इंडस्ट्री की तरफ गया। देखो, इनकी लियो लगन की कुंडली है, लगन में सन मरकरी वीनस बैठे। सन इनकी ना केवल लगना लॉर्ड है, इनके आत्मकारक प्लेनेट भी। तो जब सूर्य जैसा प्लेनेट फर्स्ट हाउस में आत्मकारक और आपका लगना लॉर्ड बन के बैठेगा, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान उसकी, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारी खुद की पर्सनैलिटी का है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में, और सबसे बड़ी बात है निर्भीक होकर, ऐसा व्यक्ति को कोई दबा नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी बड़ी क्षत्रिय स्टाइल की होती है। ज्ञान भी रखेगा तो उसको प्रेजेंट भी क्षत्रिय स्टाइल में करेगा, जिस तरह से इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अब इनकी इंट्रोडक्शन के साथ साथ देखो, मरकरी ज्ञान का कारक है बहुत बड़ा। मरकरी और जुपिटर से हम ज्ञान को देखते हैं। अब इनकी कुंडली को देखता हूं, मैं हमेशा से हर शो में कहता आया हूं, मेरे कई रील्स में भी बोला है, कहीं यूट्यूब के चैनल्स पे बोला, पंचम भाव और अष्टम भाव का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है। पंचमेश और अष्टमेश जुपिटर इनके ऊंच के होकर 12th हाउस में बैठ गया। किसके साथ बैठे हैं? केतु के साथ। केतु का पंचम भाव और पंचमेश और अष्टमेश दोनों से संबंध बन गया है। रिसर्च करने के लिए केतु का कितना बड़ा रोल होता है। जुपिटर और केतु का साथ बैठना, जुपिटर क्या है, ना केवल पंचमेश और अष्टमेश है, इसके अलावा जीव कारक भी है। भृगुनंदी नाड़ी में हम जीव को सीधा सीधा देखो, मंगल को शरीर से जोड़ते हैं, जुपिटर को जीव से जोड़ते हैं। बिल्कुल निसंदेह ये बात बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि मैं भृगुनंदी नाड़ी में भी रिसर्च करता हूँ। देखो, केतु का संबंध पंचमेश से बन गया, लेकिन पंचम भाव से नहीं बना, अष्टम भाव को तो केतु देख रहा है। अब इस कुंडली को समझिए पहले। देखो, इस कुंडली में जुपिटर पंचमेश के नक्षत्र में बैठा है, यानी जो पंचम भाव में शनि बैठा है ना, वो सप्तम भाव का स्वामी होके वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है पंचम भाव। इनकी आत्मा कहीं ना कहीं पंचम भाव यानी ज्योतिष से जुड़ी है। और केतु कहते हैं कि हमारे पुराने कर्मों का बैलेंस है। केतु बैठे हुए 12th हाउस में, देखने को तो 12th हाउस में पंचम भाव का सीधा सीधा पंचमेश के साथ तो जरूर बैठ गया, पंचमेश के रिजल्ट भी देंगे, लेकिन पंचम भाव से भी संबंध बना के बैठे हुए। जुपिटर और केतु दोनों का डिस्पोजिटर चंद्रमा है, वो चंद्रमा 11वें घर से बैठ के पंचम भाव में बैठे हुए शनि के साथ संबंध बना रहा है। 7वां घर व्यापार का होता है, उसका पंचम भाव में संबंध बनना मतलब हमारे कहीं ना कहीं कर्मों को पंचम भाव से जोड़ रहा है शनि। बहुत मैंने इजी शब्दों में इंट्रोडक्शन दी है। इनका सूर्य 10वें घर में इनको निर्भीक साहसी बनाता है, और ऐसा व्यक्ति कहते हैं कहीं ना कहीं ज्योति समान प्रज्वलित रहता है लाइफ में, क्योंकि मंगल इनका 10th हाउस में एक कुल दीपक नाम का योग बना रहा है। 9th और 10th योग कारक प्लैनेट है, सिंह लगन के लिए मंगल, और 10वें घर में गया तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के मैंने चार्ट में ये देखा है कि 10th हाउस में उनका मंगल का कहीं ना कहीं संबंध पाया गया। अब ये इनकी पर्सनैलिटी के इन पे जाने से पहले मैं इन पे प्रश्नों की बौछार करूं, उससे पहले मैंने इनकी पर्सनैलिटी में सुबह इनको बुलाने से पहले एक बात कही थी कि आपका 3rd हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपकी राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। देखो, इनका 3rd लॉर्ड वीनस लगन में बैठा है और लगना लॉर्ड के साथ बैठा है। ना केवल इस 3rd हाउस ने यहाँ पर अपनी छाप छोड़ी है, बल्कि इनकी नमाज कुंडली देखते हैं, वहां पर भी 3rd लॉर्ड शनि है, वो भी इनका कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया लगन में बैठा है, यानी पर्सनैलिटी से संबंध बना रहा है। दूसरी बात, हम कम्युनिकेशन के कारक बुध को, जब व्यक्ति का बात करने का तरीका और लिखने का तरीका अच्छा हो और बुध का जिक्र ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुध इनका फर्स्ट चार्ट में यानी D1 चार्ट में लगन में बैठा है, और कितना शानदार बैठा है D9 चार्ट में, उच्च की राशि अपनी 11वें घर में बैठा है, लाभ के घर में, यानी इनको ना केवल लेखन से लाभ भी होना है आगे चलकर। तो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी इनकी ड्रॉ कर दी। अब सीधा इनसे प्रश्नों की बौछार शुरू करता हूं, और उम्मीद करता हूं बड़े संक्षेप में बताएंगे क्यों ऐसे महान व्यक्तित्व रोज रोज ऑफिस नहीं आते और पॉडकास्ट करने नहीं आते, और मैं नहीं चाहता इनकी रील कम बने। तो मैं चाहता हूं इनकी पूरी की पूरी रील्स पब्लिक के सामने मैं ला सकूं, क्योंकि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन, देखो जमाना हम है 62 साल के, हमारा जमाना खत्म है, इनका जमाना शुरू हो रहा है। क्योंकि ये वो मैं कहता हूं ना कि ये वो स्टेज पे जहां मंगल इनका सक्रिय है। मैं मंगल को 28 से लेकर 45 साल तक सक्रिय मानता हूं।
जब इंसान में कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, इच्छा शक्ति होती है, तो ऐसे व्यक्ति का मंगल बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है। इनका मंगल तो बैठा भी 10th हाउस में। ज्यादा समय लेते हुए सीधा प्रश्नों पे आता हूँ। तो पहला प्रश्न है कि न्यूमरोलॉजी और इसकी क्या पावर है? देखिए, जहां तक न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के पावर की बात है, मैं हमेशा मानता हूं कि न्यूमरोलॉजी को समझा गलत गया है। जो न्यूमरोलॉजी की जो रियल उत्पत्ति है उसको मैं अंक यंत्रों से मानता हूं, और अंक यंत्र या यंत्र ब्रॉडर हमारे शास्त्रों का हमेशा से एक मूल आत्मा रही है। ईश्वर तक पहुंचने का 3 रास्ता शास्त्रों ने बताया है, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तो यंत्र में 3 प्रकार के यंत्र होते हैं, या तो सिर्फ आकार के बेस में हो, शेप्स के बेस पे, या अक्षर के साथ हो, या अंकों के साथ हो, या इन तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन। तो न्यूमरोलॉजी को मैं अंक यंत्रों से मानता हूं। रहा सवाल इंपॉर्टेंस की बात, जब हम आज की तारीख में इंपॉर्टेंस की बात करते हैं ना, मैं हूं, आप हो, या कोई भी दूसरा है, जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमारे जीवन में मैक्सिमम वो लोग हैं जो हमको नाम से बुलाते हैं। हम अपने डे टू डे लाइफ में जो आज का ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसको यूज करते हैं। तो ये जो हमारा यूजेज ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो हमारा नाम का यूजेज है, ये इस न्यूमरोलॉजी के सिग्निफिकेंस को रीस्टैब्लिश नहीं कर रहा है, एक्वायर्ड सिग्निफिकेंस दे रहा है कि ये इसने सिग्निफिकेंस को एक्वायर किया है। तो बिल्कुल रेलिवेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ अंकों के जाल में या अंकों से बनी हुई चीजों के जाल में उलझती जा रही है। चाहे वो मोबाइल नंबर हो, चाहे वो कार का नंबर हो, चाहे वो घर का नंबर हो, चाहे वो कोई भी दूसरा नंबर हो। बहुत बढ़िया सर। अब एक बात, जब इस प्रश्न को मैंने पूछ ही लिया तो एक बात, क्योंकि बहुत लोग डेट ऑफ बर्थ, मूलांक, भाग्यांक और नाम, इसमें बहुत ज्यादा वजन देते हैं। उसके बाद अब नए युग के में कार नंबर, घर नंबर, मोबाइल नंबर, इन सब का भी कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें भी 2 शब्द आपके में सुनना चाहता हूं। देखिए, मैं इन चीजों को थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। थोड़ा लंबा आंसर होगा बट समझाऊंगा। मैं नंबर्स को 2 तरीके से डिफाइन करता हूँ। एक नंबर जो इनेट है, इनेट मेरा दिया हुआ टर्म है, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। इनेट नंबर का मतलब वैसे नंबर जो आपको आपके जन्म से मिलते हैं, वो सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ का हर एक नंबर इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। दूसरा मैं बोलता हूं, उसको बोलता हूं एक्वायर्ड नंबर। एक्वायर्ड नंबर का मतलब वो नंबर जो हम अपने जीवन में अपने फैसलों की वजह से एक्वायर करते हैं। जैसे हमारा नाम, ये माता पिता का फैसला हो या हमारा फैसला हो, हमें मिलता है। देखो डेट ऑफ बर्थ अलग है, ये नाम अलग है। बिल्कुल। अब अगेन यहाँ पे एक चीज मैं एम्फेसिस करूंगा, नाम का हर एक लेटर इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, और उनका जो आपस में कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है कि कौन किसके आगे आया है, कौन किसके पीछे आया है, कौन किन 2 नंबर के बीच में सैंडविच है, इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। वैसे ही जो हमारे बाकी कार नंबर है या मोबाइल नंबर है या बाकी के जो घर के नंबर है, ये सारे एक सेट ऑफ एक्वायर्ड नंबर है। अब एक चीज यहां और समझने की जरूरत है कि समय के साथ चीजें बदलती हैं। इसको मैं उदाहरण से समझाऊं। आज से 10 साल पहले हम अपना हर काम बिना मोबाइल के कर सकते थे। बैंक से पैसे निकालना है, बैंक जाइए, उसको विड्रॉल फॉर्म दीजिए, चेक दीजिए, पैसे देता था। आज की तारीख में अगर आप बैंक पर जाते हैं, खासकर दिल्ली से शहर के बैंक में ना, बोलेंगे समझो 500 रुपए, बोलेगा एटीएम कार्ड से निकाल लो, वहां आपको पिन डालना पड़ेगा जो नंबर है। भाई बैंक मोबाइल बैंकिंग से निकाल लो। इनफैक्ट अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं, मैं अगर आईसीआईसीआई बैंक की जिक्र करूं, वहां अगर आपको कैश भी डिपॉजिट करना है ना, बोलते भाई मोबाइल ऐप खोल लो, वहां डाल दो, वहां से कोड आएगा, मुझे बता दो, फॉर्म मत भरो। तो हमारा जो लाइफ है वो इन पे डिपेंडेंट होते जा रहा है। हम लोगों को उसके नाम से याद करें ना करें, उसके मोबाइल नंबर से याद करते हैं। तो मोबाइल हर वो नंबर जो किसी इंसान की शैडो बन सकता है, उसकी परछाई बन सकता है। कल को कोई दूसरा नंबर आ जाएगा जो इतना इंपॉर्टेंस हो जाएगा, तो उसको हमको न्यूमरोलॉजी में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये मैं बोलता हूं कॉन्टेम्पोररी इवोल्यूशन ऑफ साइंस है। इसका कोई शास्त्र में नहीं है, बट एक कॉन्टेम्पोररी इवोल्यूशन है। बहुत बढ़िया। देखो मैंने इनकी मरकरी की तारीफ की थी 11वें घर में। देखो पूरा इनका जो जिस तरह से इन्होंने एक्वायर्ड नंबर, एक नई टर्म्स मेरे सामने रखी, बहुत मजेदार थी। ये पूरी की पूरी एक्वायर्ड नंबर और इनकी मरकरी मुझे कहीं ना कहीं जुड़े हुए तार लगते हैं। चलो मैं आप सबको बहुत कंफ्यूज नहीं करता। अगला प्रश्न, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का जो अवार्ड मिला, आपको उस अचीवमेंट पे कुछ 2 शब्द कहने, क्या वो आप जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा मानते हैं? देखिए, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में हमेशा मानता हूं कि वो एक देखो आप उत्साह को तो हमारे पर, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि जब आपको रिकॉग्निशन मिलता है तो वो आपके गोल को बढ़ाता है,
एंड डेफिनेटली वो एक अच्छा चेंजिंग मोमेंट था। एंड इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे एक बार नहीं 3 बार इनफैक्ट अवार्ड दिया है उसके अलग अलग ग्रुप्स ने। एंड डेफिनेटली वो एक अच्छा मोमेंट था, अच्छा फील हुआ। एंड सबसे ज्यादा है कि न्यूमरोलॉजी के जिस डायमेंशन से मैं चीजों को सोचता हूँ उस सोच को एक्सेप्ट करना और उसको स्पेस देना और उसको रिकॉग्नाइज करना डेफिनेटली अच्छी फीलिंग है। बट पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसका छोटा सा हिस्सा मानता हूँ। मुझे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई मेरा स्टूडेंट जाके कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर ले, कोई जाके कहीं वो पेपर प्रेजेंट करके आ जाए, या मैं कहीं ऐसी जगह पे करके आ जाऊं जहां पे किसी और ने नहीं किया है, तो वो ज्यादा मुझे किक देता है rather than award। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन अभी और भी मंजिलें बाकी। देखिए मैं बहुत महत्वाकांक्षी इंसान हूँ, इसको एक्सेप्ट करने में कोई सेकंड थॉट नहीं है, होना भी चाहिए। डेफिनेटली मेरे जो विंग्स हैं या जो मेरे सपने हैं वो बहुत बड़े हैं। एंड सपनों से ज्यादा क्या है मेरे लिए क्या है कि व्हाट इज राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हु इज राइट, कि हम उस हु पे फोकस करें और कैसे इस हु को वो मान सम्मान दे सकते हैं वो ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया। अब छोटा सा क्वेश्चन है न्यूमरोलॉजी से जुड़ा हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट आज की डेट में न्यूमरोलॉजी जनमानस में बहुत पसंद किया जाता है। तो एक क्वेश्चन है नेम करेक्शन और इसका बिजनेस ग्रोथ में या बिजनेस नेम करेक्शन में या बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी में ये वास्तविक जीवन में कितना प्रभाव? देखिए जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे एक बात कर रहा था ना कि हम सब अपने जीवन को अगर देखें और 10 सेकंड के लिए खुद को रिफ्लेक्ट बैक करें, अगर हमें 100 लोग जानते हैं ना उसमें से 90% लोग सिर्फ हमको नाम से जानते हैं। बिल्कुल 10% लोग ही होंगे जो मुझे डेट ऑफ बर्थ से जानते होंगे, और अगर जानते भी हैं वो कभी डेट ऑफ बर्थ से नहीं बुलाता। आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि भाई तुम्हारा जन्म 14 सितंबर को हुआ है तो एक बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, डेट ऑफ बर्थ आपकी बहुत कम लोग जानते हैं, वो फैमिली का हिस्सा है। बिल्कुल, लेकिन नाम आपका इतना बड़ा, जो जिस व्यक्ति को देखो नाम मिला इतना बड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसके नाम की जो वाइब्रेशन है ना वो पब्लिक में कितनी जा रही है। देखो तीनों में बातें हैं, किसी लोगों की डेट ऑफ बर्थ पब्लिक में बहुत जाती है, किसी व्यक्ति का नाम व्यक्ति बहुत ज्यादा सुना बोला जाता है, तो इनके नाम की वाइब्रेशन बहुत जाती है। इनका नाम मैंने देखा है 32 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आ रहा है, ये खुद 5 नंबर है, मूलांक इनका, भाग्यांक 6 नंबर है। कहीं ना कहीं ये देखो जो माधुरी दीक्षित जो नाम है वो 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है, कितना गजब का नाम है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ मैं इवन कुछ बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट जानते हैं 5 और 6 का क्या करिश्मा है। 1 और 9 के बाद मैं 5 और 6 का बड़ा महत्व देता हूँ। देखिए जहां तक मैं आपके सवाल पे आता हूँ तो पहले तो थैंक यू सो मच। देखिए जहां तक नाम की बात है, नाम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो बिजनेस हो। सबसे पहली चीज यहाँ मैं बहुत क्लैरिफाई कर दूंगा, नाम कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि आज आपने नाम चेंज कर लिया और कल आपके ऊपर पैसों की बारिश हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम और डेट ऑफ बर्थ एक मोटरसाइकिल के 2 पहिए, और अगर आपको मोटरसाइकिल अच्छे से चलानी है तो दोनों पहिए अच्छे होने चाहिए, दोनों पहिए एक दूसरे से अलाइंड होने चाहिए। बिल्कुल, मूलांक, भाग्यांक और नाम, तीनों की अलाइनमेंट बड़ी गजब की होगी। देखिए जब मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करता हूं ना तो उसका मूलांक हो, उसका भाग्यांक हो, मुझे लगता है कि मूलांक और भाग्यांक जब हम बोलते हैं ना तो हम न्यूमरोलॉजी की आत्मा को छीन लेते हैं, क्योंकि उसमें एक और बहुत खास अंक है जिसकी हम चर्चा नहीं करते, वो उसका राशि, कि भाई जिस महीने में पैदा हुआ है उस महीने में सूर्यदेव कौन सी राशि में थे और वो किस नंबर की वाइब्रेशन को लेकर है। पर्सनली मैं उसको इक्वल वेटेज देता हूं जितना कि मूलांक और भाग्यांक को देता हूं। तो और बाकी जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर है ये भी बहुत जरूरी है कि जो उसका मूलांक है, मान लिया एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब वो एक 19 से आ रहा है कि 28 से आ रहा है या 10 से आ रहा है, या जो उसका भाग्यांक है वो कहां से आ रहा है, तो इनको मैं बोलता हूं युगल अंक। और हमारे शास्त्रों ने ना युगल को हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस दी है। अगर हम शास्त्र में भी जाते हैं ना, पूरे शास्त्र में हमेशा हर काम हमें युगल करने को बताया गया है कि आप युगल करिए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को युगल किशोर भी बोलते हैं। तो उनका जो युगल संयोग है ना वो एक अलग, दूसरा नाम का एक हिस्सा, ये दोनों अलाइंड है, तो हमारा जो एफर्ट है वो है उसका इंजन, उसको ड्राइव करता करेगा। तो बिल्कुल मैंने रियल लाइफ में चीजों को बनते देखा है, चीजों को बिगड़ते देखा है, लेकिन यहाँ पे मैं बिजनेस के केस में बहुत क्लियर एडवाइस दूंगा, अगर आपके पास मौका है तो आप जिस समय बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसी समय एक अच्छा डिसीजन लीजिए, मतलब एक अच्छा नाम दीजिए। एक माता पिता भी अपने बच्चों को सबसे बेहतरीन कोई गिफ्ट दे सकता है तो वो एक अच्छा नाम है। बहुत बढ़िया, इससे बड़ा उपहार, इससे बड़ा गिफ्ट आपको भी दे सकता। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे वजह है, एक बार आपने किसी पर्सन को या किसी बिजनेस को नाम दे दिया, उसकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी उस नाम के इफेक्ट से बाहर निकलने, और शायद
शायद नहीं, ये मैं अगेन डेटा ड्रिवन बोल रहा हूं, 90% लोग कभी अपने नाम के उस प्रभाव से बाहर निकल ही नहीं पाते, वो उसी के प्रभाव में रहते हैं। और तो यहाँ पे तो अगर वो चॉइस अगर नहीं है तो बिल्कुल करेक्शन करें। और बहुत बार आप लोगों से मिलेंगे, मैंने नेम करेक्शन तो कर लिया बट ये काम नहीं किया। वो काम इसलिए नहीं किया, अब अगेन थोड़ा मैं इसका लंबा आंसर हो रहा है ये, तो हम सबने डीएनए हेलिक्स देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि डीएनए हेलिक्स होता है कि दो स्ट्रक्चर जो आपस में घुले मिले, तो डेट ऑफ बर्थ और नाम एक दूसरे के साथ मिलकर एक बहुत कंबाइंड पेयर बनाते हैं और वो आपके अवचेतन मस्तिष्क में एनर्जी लेयर बन गया। अब जैसे ही मुझे उस लेयर में कुछ भी चेंज करना है तो मुझे पहले पुराने वाले को रिराइट करना पड़ेगा, उसको फॉरगेट करना पड़ेगा। और ये जो सबकॉन्शियस मेमोरी को जो फॉरगेट करना है ना, ये नामुमकिन नहीं है बट आसान भी नहीं है। तो यहाँ बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा वो सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस ऑफ नेम में, तभी वो ना क्या पहले नाम दे दो ताकि पहले से सॉर्टेड है, बट नहीं है तो डेफिनेटली नेम करेक्शन आपको जब मिले। मैंने अपनी लाइफ में 80 साल के इंसान का भी किया है और 8 दिन के बच्चे का भी किया है, 57 साल की उम्र में तो दोनों को रिजल्ट आता है। बहुत लोग मानते हैं कि हम लेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये भी मत सोचिए कि हम नया नाम नहीं ले सकते, अगर आपको लगता है कि नया नाम लेना है ना, बिल्कुल लीजिए, कोई शक नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। मतलब क्या बोलूं, मेरा कैमरामैन है ना, वो सारी चीज सब कुछ छोड़ के आपके अंदर मस्त था कि आज सिद्धार्थ सर बोलने के हवाले में। अच्छा, एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लेता हूँ क्योंकि आपने मंथ की बात की। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1963 है, बुलांग भी एक है, भाग्यांग भी एक है। वो 8 नंबर जो आ रहा है वो भी 1 नंबर लियो राशि का है, वो भी 1 लेके आ रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, दूसरी बात है, जब हम महीने की बात करते हैं ना, तो यहाँ फिर एक गलती है जो पता नहीं न्यूमरोलॉजिस्ट क्यों करते हैं बार बार, मेरे हिसाब से गलती है और मैं इसको बहुत ओपनली कॉल भी करूंगा। हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम सायन को मानते हैं या निर्यन को मानते हैं। जब हम न्यूमरोलॉजी देखते हैं या आज की तारीख में जो न्यूमरोलॉजी में जो पब्लिक में जितना इंफॉर्मेशन है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंटली सायन की तरफ बायस्ड है, जबकि हकीकत ये नहीं है। अभी मतलब जिस समय हम बात कर रहे हैं, पिछले 3 हफ्ते को मैं देखूं तो न्यूयॉर्क टाइम्स, द वीक, उन दोनों ने स्टडी किया है कि कैसे निर्यन सिस्टम या जो वैदिक सिस्टम है वो ज्यादा साइंटिफिक, ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा रैशनल है। अब मुझे लगता है यहां से इस शंका को भूल जाना चाहिए कि भाई हमको निर्यन मानना है। जैसे आप निर्यन मानेंगे तो आपको ये देखना है कि भाई आज की स्थिति में सूर्य कौन सी राशि में, वो जब आप चीज अपने दिमाग में रखेंगे तो बहुत। अब ये जो है, अब इसको मैं अगेन समझाता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये कहना क्या चाहते, मैं एक बात स्पष्ट हूँ, 8 को आप कहाँ लेके जाना? कौन से 8 की बात कर रहे हैं आप? मैं जैसे 1 अगस्त 1963 में आपका बता, नहीं, इसको लियो मान रहे हैं? किसको? इसको लियो को बर्थ मान रहे हैं? नहीं मान रहे। नहीं, मैं वही कहता हूँ, आपका कुछ नहीं, मैं वो नहीं मान रहा। मेरे ओपिनियन में देखिए, मैं वही बताया, जब तक सूर्यदेव सिंह राशि यानी लियो में नहीं आएंगे, वो तब तक उस महीने को 17 तारीख को आएंगे, बिल्कुल 17 तारीख को आएंगे, तब तक उसको मैं लियो नहीं मानूंगा, कैंसर में माने, तब तक उसको कैंसर ही मानूंगा, क्योंकि ये मैं नहीं मान रहा हूँ, ये उस समय आकाश बता रहा है। अगर हम अंतरिक्ष को देखें इस समय, गणनाएं करें। मैंने टेक्निकल क्वेश्चन पूछा, मेरे पूछने का जो वो है ना, मतलब वो भी यही था। बिल्कुल, तो उस समय आकाश की स्थिति वही है। अब ये क्या है ना, मतलब पिछले 30-40 सालों में क्या हुआ है ना, कि जो हमारे इंडियन न्यूमरोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कभी लिखना पसंद नहीं किया, बताना पसंद नहीं किया, तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो इन्फॉर्मेशन था वो उस वैक्यूम को फिल कर गया। हम उस, अब कुछ था नहीं तो जो है उसको अडॉप्ट कर लिया, तो वहां पे कोई शक नहीं, ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे इसको सिंह मानना या लियो मानना बिल्कुल सही नहीं, ये कैंसर ज्यादा। अब बोलिए कि अब बहुत लोगों के मन, दर्शकों के मन में सवाल आ सकता है, अरे हम तो अब लियो से देखते हमारे मन है, वो लियो से देखते नहीं है, आप रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं। बिल्कुल, एक कंफर्मेशन बायस है कि भाई लियो का ये ट्रेट होता है, मेरे अंदर ये ट्रेट क्या मान रहे हो क्या नहीं मान रहे हो, एक्चुअल क्या है, उस रियलिटी को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करके चलोगे ना, उतना ही भविष्य के। नहीं, यहाँ पे एक और चीज मैं बताता हूँ, एंड थोड़ा सा मैं आपके सवाल से डाइग्रेट कर जाऊंगा, बट फिर भी इसको आंसर करता हूँ। अब इसको मैं बोलता हूँ एक्वायर्ड ट्रेट, कि जो भी नंबर है, मैं थोड़ा सा बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो बहुत सारे बायोलॉजी वाले टर्म्स यूज करता हूँ, लेकिन मुझे समझाने में आसानी रहती है। जैसे मान लिया मेरा सिंह मतलब लियो आ गया, या मान लिया मेरा 1 नंबर आ गया, लेकिन क्या वो 1 नंबर दुनिया के हर इंसान में सेम होगा? इसका मैं आंसर करता हूँ नहीं। इसका आंसर नहीं है, उसका एक्सपोजर क्या है। एक्सपोजर का मतलब किन चीजों को देख रहा है। हम अगर अपने शास्त्रों में जाते हैं, खासकर ऋग्वेद में जाते हैं या अथर्ववेद में जाते हैं, तो बहुत क्लियर है कि जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, जो आप बोलेंगे,
वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को तय करता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये तय करेगा कि आपका वो नंबर आप में बिहेव कैसे करेगा। तो सेम एक नंबर को अगर मैंने लगातार वीडियो दिखाने शुरू कर दिए, अरे तू बहुत गुस्सा है, वो 100% गुस्सा हो जाएगा। अगर मैंने उसकी कंडीशनिंग ऐसे की बचपन से, नहीं भाई नंबर एक दूसरों को देने का नंबर है, सूर्य का नंबर है, देते रहो, थकना नहीं है, तो उसके दिमाग में कभी गुस्सा आएगा ही नहीं, तो वो गुस्सा नहीं होगा। ये है परसेप्शन ऑफ कंडीशनिंग, जो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे क्या है, जब हम हमारा जो दिमाग है, मेरा हो, आपका हो, या किसी भी दूसरे इंसान का हो, हम निगेटिव चीज को जल्दी पकड़ते हैं। बच्चे को बोल दिया भाई ये काम मत करो, वो पक्का करेगा। तो अब जब हम तो ये क्या है ना, हम जब YouTube वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, तो जो 10 चीजें पॉजिटिव बताई उसको कभी नहीं देखेंगे, लेकिन जो निगेटिव वाली चीज है वो दिमाग में घर कर जाएगी, और ये हमारे दिमाग में जाके ना हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न को बदल चुकी है। और सिर्फ सबकॉन्शियस पैटर्न को बदल दी तो हमको जो यूनिवर्स से जो मिलेगा वो कंप्लीट अलग मिलेगा, जो एक्चुअली में उस नंबर का ट्रेट हो ना हो जरूरी नहीं है। बहुत बढ़िया। अब एक और बात, न्यूमरोलॉजी को हम मेंटल हेल्थ से भी रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, या कोई भी विधा, ये सारे के सारे मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए और जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए। इसको थोड़ा मैं और इलेबोरेट करूंगा। मतलब प्रश्न का मैं किस रेफरेंस में पूछ रहा हूँ वो बता दूं। बिल्कुल, ये इसलिए पूछा है, जैसे एक नंबर उसकी मेंटल हेल्थ कैसे होगी, 2 की कैसे होगी, 3 की कैसे होगी, 4 की, क्योंकि सबका थिंकिंग पैटर्न। मैं इसको आंसर करता हूँ। मैं आपके पहले सवाल को थोड़ा डिफरेंटली आंसर करता हूँ। अब मैं हमेशा मानता हूँ ना कि जो हमारा ज्योतिष है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, या कोई भी दूसरी मोडालिटी हो, हमको इसको इवॉल्व करने की जरूरत है। तो इवॉल्व करने की मतलब कि एक चीज तो हम लोग बहुत क्लियर मानते हैं कि भाई ज्योतिष इंसान की हर चीज को बता सकता है, चाहे वो उसका मन हो, चाहे उसकी आत्मा हो, चाहे उसका शरीर हो, सबको बताने की एबिलिटी रखता है। और ये आज नहीं बता रहे हैं, ये हजारों सालों से है। कोई एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी गलती एस्ट्रोलॉजी की गलती नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सही है, मैं गलत हूँ, वो मेरी गलती, मेरी कमी, मेरी तपस्या में कमी है कि मैं उससे नहीं सीख पाया, या मेरे अनुभव में, या मेरे किसी कैलकुलेशन से उसमें गलती हो गई। ये होती है। हर कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं कि भाई उससे आज तक कभी गलती नहीं हुई है, या तो वो साक्षात भगवान है, या तो साक्षात भगवान है। हम कंसल्टेंसी करते हैं, हमारे जीवन में हमारी गलतियां हमारे सामने आती है, हमसे भी मिस्टेक होती है। ऑनेस्टली हमें एडमायर करने में, देखो हम कोई भगवान नहीं, बिल्कुल, देखो हम भी किसी जब चार्ट को उठाते हैं, कई बार क्या होता है, टाइम फ्रेम व्यक्ति सामने वाला बड़ी फास्ट चलने को कहता है, ठीक है ना, उतना टाइम जस्टिफाइड भी नहीं कर पाते, इतनी जल्दी आंसर दिए जाए। और हमसे कई बार चूक हो जाती है, हमें रात को सोते समय क्या आता है यार, उसने पूछा तो ये था, और हमने जल्दी में ये बोलते हैं हमने इस चीज को तो देखा नहीं। बिल्कुल, कई बार क्या होता है, हम ग्रह को देख के प्रिडिक्ट कर देते हैं, ग्रह पे पड़ने वाली एस्पेक्ट को नहीं करते। एक छोटी सी बात है, देखो जुपिटर किसी भी ग्रह को देखता हो तो व्यक्ति उस ग्रह की कहीं ना कहीं गुणवत्ता में अच्छा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से राहु जिस भी प्लेनेट से 12वें में जाकर कोई प्लेनेट बैठा हो, यानी जिस व्यक्ति को जिस भी, जैसे सूर्य से आगे राहु आ गया तो कहीं ना कहीं पिता के लिए वो ट्रबल को इंडिकेट करता है। तो ये छोटी छोटी बातें, कई बार क्या होता है, हम छोटे छोटे पॉइंट भी मिस कर जाते हैं प्रेडिक्शन। बिल्कुल, ये गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इसको स्वीकार करें जल्दी से, और उसको अगले दिन फोन करके रेक्टिफाइड कर देता हूं मैं तो, कि हाँ भाई मेरे से ये बात गलत कही गई, इसका ये आंसर था, तूने बहुत जल्दबाजी में जा रखी थी, तो मेरे से ये गलती हुई। बिल्कुल नहीं, मैं किसी दूसरे चीज पे आ रहा था। बिल्कुल सही बात है, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं जब हम न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना, इनको मैं एक बिहेवियरल कंस्ट्रक्ट के रूप में रखता हूँ। सबसे पहले हमें ये सोचने की जरूरत है कि जो हमारा पूरा का पूरा ऑकल्ट मोडालिटी है ना, ये बिहेवियरल साइंस का एक्सटेंशन है आज के विज्ञान के हिसाब से। तो हमें इन टर्म्स को बदलने की जरूरत है कि ये जो मेरा पैरामीटर है, ये मेरे बिहेवियरल कंस्ट्रक्ट में या सोशल कंस्ट्रक्ट में किस चीज को डिफाइन करेगा। अब इसका फायदा क्या है ना, जब आप इन शब्दों में बात करेंगे, इन लैंग्वेजेस में बात करेंगे ना, तब आप इसको एक साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी दे पाएंगे, तब आप इसको एस्टैब्लिश कर पाएंगे कि हाँ ये भी कितना लॉजिकल है, और ये आज का जनरेशन को यही चाहिए, आज का जो समय पीरियड उसको लॉजिक चाहिए। तो जहां तक नंबर की बात है, तो बिल्कुल नंबर्स आपके मेंटल हेल्थ को तय करते हैं, आपके सोच को तय करते हैं, बट सिर्फ मूलांक या भाग्यांक नहीं करेगा, पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ और पूरा का पूरा नाम, दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप है वो तय करेगा कि क्या होगा। दोस्तों, एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं मैरिज से कनेक्टेड होता है।
जब इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर, इतने बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं खुद भी इसी दुनिया से आता हूँ, तो एक क्वेश्चन जो मेरा पर्सनल है अब ये है कि मैरिज न्यूमरोलॉजी में मैं जो समझता हूँ वो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 और 6, मैं स्टूडेंट को भी यही नंबर्स पढ़ाता है। क्या आप भी समझते हैं कि मैरिज न्यूमरोलॉजी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है? क्यों? क्योंकि 2 नंबर देखो प्यार को दिखाते हैं, अगर 2 नंबर नहीं मिसिंग कहीं होगा तो प्यार हस्बैंड वाइफ में कहीं मिसिंग है। 3 नंबर फैमिली स्टेबिलिटी का, छोटी छोटी बातों में लड़के हम 5 नंबर मिसिंग हो तो हम सीधा कोर्ट तलाक पे पहुंच जाते हैं। और 6 नंबर कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशनशिप और जिंदगी की भव्यता और बेड प्लेजर को भी दिखाता है। तो आप क्या समझते हैं कि यही नंबर्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैरिज निभाने में या कुछ और नंबर? देखिए, इस सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कि क्या इन नंबर्स का रोल है? बिल्कुल रोल है, बट क्या सिर्फ इन्हीं नंबर्स का रोल है? मैं इस पे अग्री नहीं करता हूं, क्योंकि हर नंबर जीवन में अलग अलग रोल प्ले करता है और हर जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट में करता है। अगर मुझे देने पड़े 3 नंबर, मतलब कोई भी 3 नंबर जो मैरिज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो मेरे नंबर्स होंगे। सबसे पहले नंबर 7, थोड़ा सरप्राइजिंग है कि केतुदेव का नंबर है, बट ये इसलिए ये इंसान को सेल्फ लव देता है, ये इंसान को लव इमानेट करना सिखाता है, जो बोलते हैं ना प्यार बांटना सिखाता है कि आप जब तक ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट। बिल्कुल। तो एक मैं इसको मानता हूँ 7 को। दूसरा बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, नंबर 3 डेफिनेटली कोई शक नहीं है जो मैं लेता हूँ, फैमिली स्टेबिलिटी। तीसरा जो नंबर बहुत आपके साथ एग्री करता हूँ वो है नंबर 2, कि ये मेरे साथ 2, 3, 7 एक ऐसे नंबर, मुझे 3 नंबर देने हो जो शादी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये दूंगा। मैं 6 को इसमें नहीं रखता हूँ, उसकी वजह बताऊंगा मैं क्यों। यूजुअली जब हम शुक्र को समझते हैं ना, तो हम शुक्र को तुरंत मेटलिस्टिक या शादी से जोड़ लेते हैं। ये मुझे लगता है कि पिछले 100 सालों में आने वाला सबसे बड़ा मिथ है। अगर हम जाके क्लासिक्स को पढ़ते हैं ना, तो जो शुक्रदेव डेफिनेटली मैरिटल लाइफ हार्मनी के लिए जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो एकमात्र रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एकमात्र तो मैं नहीं बोलता। देखो 6 नंबर वीनस का, देखो शादी करता क्यों? कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशनशिप की एक एस्पेक्ट होती है बहुत जरूरी। नहीं, मैं इसी को आंसर कर रहा हूँ। मैं आपके बिल्कुल अग्री करता हूँ कि इंटीमेसी या फिजिकल रिलेशनशिप किसी भी शादी का एक बहुत इक्वल हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैं यहां तक बोल दूंगा कि जिस शादी में इंटीमेसी गायब हो जाए, उस शादी को लंबे समय तक चलाना बहुत मुश्किल हो सकती है, अनटिल और अनलेस दोनों का चार्ट ऐसा हो जो दोनों मतलब उस सेलिब्रेसी के स्टेज पे पहुंच। क्वेश्चन को मैं आगे भी बढ़ाऊंगा, अभी यहां से सीधा मैं इसको एस्ट्रोलॉजी की दुनिया से। बिल्कुल, लेकिन जो शुक्र की बात है, मैं हमेशा मानता हूं कि शुक्र को हम बहुत अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। मैं शुक्र को कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप से नहीं जोड़ता हूं। और ये मैं इसमें बहुत क्लियर हूं। दिस इज व्हाट क्लासिक सीज। शुक्र जो है ना, वो एक तो देखिए सबसे गर्म प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का भी, अगर हम साइंटिफिकली बात करें। दूसरा, अगर हम गुरु शुक्राचार्य के पास जाएं, जो शुक्र से बहुत कनेक्टेड है ना, गुरु शुक्राचार्य किस चीज के थे? गुरु शुक्राचार्य ज्ञान की प्रतिकाष्ठा थे, द एपिटॉम ऑफ नॉलेज, मेडिकल साइंस के भी। बिल्कुल, जिसको जब उनके गुरु भगवान शिव ने बोला कि भाई तुमको संजीवनी सीखनी है, यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, उन्होंने एक कदम नहीं किया। तो मैं शुक्र को एक ऐसा नंबर देता हूं ना, जो इंसान को मृत संजीवनी की तरह, मतलब कहीं से भी बाहर निकाल दे, मतलब रंग को भी राजा बना दे, आपको बुरे से बुरे वक्त से अच्छे वक्त में निकाल जाए, वो शुक्र का ट्रेट है। शुक्र को डायरेक्टली फिजिकल रिलेशनशिप में जोड़ना, मैं उसमें मतलब अग्री नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि वो उसका कहीं एक अपभ्रंश स्वरूप है, शुक्र कहीं उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो 12वें घर में शुक्र उच्च का होता है, ठीक है ना, कई रीजन है उसके 12वें घर में उच्च। 12वां घर हमारे बेड पर लेकर, ठीक है ना। सिर्फ उसी क्वेश्चन पे नाटक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा, नहीं, मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूं जो आपने बोला। देखिए, मैं इसको मानता हूं कि 12वां भाव डेफिनेटली बेड प्लेजर से जुड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ 12वां नहीं जुड़ा हुआ है। अगेन यहाँ पे अष्टम भाव का बहुत रोल है, क्योंकि जो 8th हाउस भी अंधेरी है। बिल्कुल, क्योंकि जो 8th हाउस है वो हमारे शरीर के उन हिस्सों को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे इंटीमेसी के लिए जरूरी है। 5, 7, 8, 12। बिल्कुल। और मैं इसका कारण देता हूं, जो आपने बोला कि हमारे शास्त्रों ने शुक्र को 12वें में उच्च का क्यों बोला, इसकी वजह ये है कि आपको अपने आप को उस, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का कारक भी है, आप अपने इस आत्मा की, अपनी सोल जर्नी को पूरा करने के लिए आपको इस इंटीमेसी से पहले जीत पाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ना काम पे काबू करना।
तो वो जो काम का जो हिस्सा है ना, उसको काबू करने की एबिलिटी को बताने का स्किल था। क्योंकि दूसरे तौर पे अगर आप देख लें इसको बाय डिफॉल्ट, अगर शुक्र को देख लें तो काल पुरुष की जन्म कुंडली में इनके पास सेकंड भाव भी और सेवंथ हाउस भी है। अब इनके सेकंड और सेवंथ को भी अगर हम देखते हैं तो एक्चुअली एक फैमिली है और दूसरा ये है। तो इसको वहां मेरा तात्पर्य था कि भाई आपने फैमिली की जिम्मेदारियां पूरी कर ली, आपने अपनी इंटीमेसी की जिम्मेदारियां पूरी कर ली, अब आप चलो मोक्ष के पास, अब आप चलो अध्यात्म के पास, अब आप चलो ईश्वर के पास। तो सर मेरा जो मानना है ना कि वो शुक्र को 12वें में उच्च के पीछे जो हमारे विद्वानों का या हमारे ऋषियों का जो मत रहा होगा वो एक क्रिप्टिक फॉर्म में ये हो सकता है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन। अब शादी के लिए 4 घर रिलेट करता हूँ मैं। जो मेरा मानना है कि अच्छी शादी के लिए चौथा घर सुखों का घर, पंचम भाव प्रेम का, दोबारा वही सारी बातें लेके आता, सप्तम भाव विवाह का और 12वां घर बैठ का। ये 4 घर बड़े इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो आपके अलावा इसके अलावा भी कुछ घर हैं जहाँ पे आप ये शादी को रिलेट करते हो कि एक सुखी विवाह जीवन के लिए चौथा घर रिफ्लेक्टेड है, कहीं ना कहीं सुखों में कमी है तो शादी में कहीं ना कहीं एक डेंट पड़ेगा। पंचम भाव प्रेम का, ठीक है ना, सप्तम भाव हमारे शादी का, 12वां भाव बेड प्लेजर का। क्योंकि आज के युग में सबसे बड़ा डेंट 12वें घर को लगा हुआ है, क्योंकि बेड प्लेजर के लिए लोग पता नहीं कहां से कहां भागे जा रहे हैं, कितनी शादियां टूटी जा रही हैं, लस्ट में लोग फंसे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाव किस तरह से, ये 4 भाव के अलावा भी आपको लगता है कोई और भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है? मैं यहाँ पे जो आपने 4 बोला मैं अग्री करता हूँ, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। एक भाव मैं बस इसमें ऐड करूंगा, वो है 11वां, और बताता हूँ क्यों। आप नारी के विद्वान हैं इसलिए उसको पकड़ पाएंगे। जो 11वां भाव की हम बात करें, इसको सप्तम से पहले, तो 11वां भाव बाय डिफॉल्ट लग्न की विश फुलफिलमेंट, कि लग्न का जो विश फुलफिलमेंट है वो डिजायर किसी भी तरह का, शादी की डिजायर पूरी होनी है, कोई भी डिजायर, संतान की डिजायर पूरी होनी है, लव की डिजायर पूरी होनी है। बिल्कुल। जब हम 11वें भाव को देखते हैं तो सप्तम से अगर हम देख लें तो ये पंचम भाव है। बिल्कुल। जो किसी भी भाव का जो पंचम है वो उस भाव का पास्ट लाइफ लक है, वो उसका वो सपोर्ट है जो उसको मिलना है उसकी चार्ट से, जो उसको प्रारब्ध से मिलना है। बिल्कुल। लगन से पंचम हमारा खुद का और शादी का पंचम उसके प्रारब्ध उसका। इसलिए मैंने सप्तम से पंचम जो 11वां था उसको मैं एक एडिशनली कंसीडर करता हूँ, जो मुझे लगता है कंसीडर करना चाहिए। और वो शायद हमको एक नॉर्मली इच्छा पूर्ति भी है और शादी का पंचम भी है, तो ये हमारे इस पूरे को कंप्लीट कर देता है। बहुत बढ़िया। जो अपेक्षाएं मेरी अभी तक सिद्धार्थ सर से थी, सिद्धार्थ सर एक कदम आगे ही अपेक्षाओं से पूरा किया। कुछ बातें देखो, हर एस्ट्रोलॉजर कितना भी विद्वान हो सामने वाले से कुछ ना कुछ सीख के जाता है। तो आज देखो उन्होंने पंचम सप्तम का जो पंचम की कंसेप्ट बताई, देखो मेरे लिए भी मतलब ये तो सबको पता है कि किसी भी भाव से पंचम मतलब उसके मतलब कहीं ना कहीं प्रारब्ध को बताता है। जैसे पंचम से पंचम संतान का कहीं ना कहीं प्रारब्ध है, बिल्कुल ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से पिता का पंचम यानी लगन हमारा खुद का। और जब हम अपनी बेटी की कुंडली देखते हैं तो देखो कहीं ना कहीं पिता के लिए हम 9th हाउस देखते हैं, कुछ 10th हाउस देखते हैं। तो मैं तो पिता अपने बच्चों की कुंडली से ही पूरी अपनी परिभाषा निकाल लेता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि एक ज्योतिषी अगर इतना विद्वान नहीं है, मैं जब बीमार हुआ मेरे पीछे बाईपास सर्जरी हुई, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बातें बताऊंगा कि मेरी जो पार्टनर है ना, जो जिनसे अभी आज आपको मिलवाया था, इनका मैं उनका सप्तम भाव में हूँ, ठीक है। उनका सप्तमेश उस दिन 12वें घर में था जिस दिन मेरा ऑपरेशन हो रहा था। मेरी वाइफ का मिथुन लगन है, उनका जुपिटर इससे पहले आज 3 नंबर में घूम रहा है, 2 में घूम रहा था, मई से पहले 2 में घूम रहा था, वो 12वां घर है उसका। तो मैं जब वो 12वें घर गया था तो कहीं ना कहीं लॉजिकली कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि मेरे पे कोई आफत आ सकती है। तो टाइमिंग ऑफ द इवेंट देखना था, बाकी सब कुछ काफी कुछ नजर आ रहा था। इवन जो मेरी बेटी का हॉरोस्कोप था, आप देखिए 3 जनवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं जितने 3 बंदों की बात कर रहा हूँ, मेरी बेटी का 9th लॉर्ड मंगल यानी पिता के भाव का 12वें घर में था, नीच का। तो कितने बड़े क्लू हम कुंडली को एक तरफा ना देखें, फैमिली हॉरोस्कोप लगा के देख लें कि हमारे साथ क्या घटना घट रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये इंटरलिंक डेस्टिनी है बॉस। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो किसी के पिता हो, आप किसी के पति हो, किसी के संतान हो, तो आप देखो सबके यहाँ कुछ ना कुछ झलक मिल जाएगी, सबके झाक मिल जाएगा, सबके। तो एक घटना घटती है ना, एक माँ की डेथ होती है किसी की, उसके 4 पुत्र हैं, तो चारों पुत्रों की जन्म पत्री में अगर एस्ट्रोलॉजर नहीं प्रूफ कर सकता ये घटना, तो वो एस्ट्रोलॉजर नहीं, क्योंकि ये इंटरलिंक डेस्टिनी की दुनिया है। बिल्कुल। इस विषय को मैं आगे बढ़ाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि देखो क्वेश्चंस की मेरे पास भरमार है और समय की कमी है,
मेरे सामने जो सज्जन बैठे हुए हैं, जो ज्ञानी पुरुष बैठे हुए हैं, देखो मेरा समय तो देखो मेरा ऑफिस है, इनके समय की बहुत कीमत है। इनसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जारी रखूंगा मैं। क्वेश्चन है जी नेक्स्ट आपसे कि आप क्या पर्सनल फॉर्मूला बताते हैं इस फील्ड में सक्सेस का, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे? बिल्कुल, क्योंकि आप एक कामयाब एस्ट्रोलॉजर हो और बहुत सारे स्टूडेंट को भी पढ़ा, मैंने भी 1500 स्टूडेंट पढ़ाए हुए हैं, आपका भी अपनी पर्सनल जर्नी है, तो आप कैसे समझते हो कि आने वाले दिनों में उस स्टूडेंट को क्या कैरियर को क्या क्या फॉर्मूले देने चाहिए जिससे वो हिट हो सकते हैं? जैसे आपने अभी रिसर्च पेपर की बात, बिल्कुल, मैं उस रिसर्च पेपर को मैं यहाँ पर भी दोबारा लाता हूँ, IIM में इन्होंने खुद सबमिट किए, क्या आपके स्टूडेंट को भी आप तैयार कर रहे हैं? मैं दोनों ही सवालों को अलग अलग आंसर करता हूँ। जब मैं ऑकल्ट की बात करता हूँ तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो इसमें सब इंक्लूड है। इसके सक्सेस के मैं तीन ये मेरा फ्रेमवर्क है जो मैं हमेशा लिखता हूँ, इसकी बात करता हूँ, समझाना आसान हो जाता है, जल्दी मैं कोशिश करूंगा सबको रखने का। तो मैं इसको एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क के रूप में मानता हूँ कि एक पाव है जिसका ट्राइपॉड है, कोई भी एक पाव गड़बड़ है तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहला पाव है जिसको मैं मानता हूँ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज, कि आप जिस विधा को पढ़ रहे हैं उस विधा के आप एक्सपर्ट होने चाहिए। ये आपके सक्सेस में 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा मैं जो पायदान मानता हूं वो मानता हूं बिहेवियरल नॉलेज का, कि एज ए एक्सपर्ट आप सुनते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं, आप बैठते कैसे हैं, पहनते क्या हैं। तो जो आपका काउंसलिंग स्किल है इसको मैं दूसरा हिस्सा मानता हूं बिहेवियरल स्किल का, क्योंकि मेरा नॉलेज हुआ एक आपका बिहेवियरल स्किल। बिहेवियरल स्किल क्योंकि आज की तारीख में 10 में से 8 आदमी आपसे सिर्फ बोलने आया है, आपको सुनने की जरूरत है। मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा कंसल्टेशन 14 घंटे का किया है, सिंगल स्टेज पे बिना कोई ब्रेक लिए, और वो पर्सन पिछले 4 साल से मेरे साथ रेगुलर क्लाइंट में। हम जब भी बात करते हैं हमारा कोई भी कंसल्टेशन 5 घंटे 6 घंटे से कम का नहीं होता। बहुत बढ़िया, क्योंकि वहां उसको सुनना जरूरी है, वो चाहता है कि मैं उसको सुनूं, और मैं उसको नहीं सुनूंगा तो मैं इंजस्टिस कर रहा हूं। तो मेरा दूसरा है कि मैं बिहेवियरल स्किल होना चाहिए, बोलना कैसे है। आप जैसे मैं अपने क्लास में बच्चों को बोलता हूं तुम लोग सवाल पूछो, क्यों पूछो? अरे भाई कल को कोई तुमसे पूछा तुम क्लाइंट को कैसे बोलोगे? तो तीसरा जो हिस्सा मैं मानता हूं वो मैं मानता हूं कॉन्टेम्पोररी बिजनेस नॉलेज। बिजनेस नॉलेज का मतलब कि नई नई चीजें क्या आ रही हैं, अब क्या नए टर्म्स डिफाइन हो रहे हैं, कैसे इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, क्या हम कुछ सीख सकते हैं। इन तीनों को मान के मैं मानता हूं आपका एक फ्रेमवर्क है। अब जो मेरा पहला हिस्सा था सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज, इस फ्रेमवर्क को मैं फिर 3 फ्रेमवर्क में बांटता हूं, अगेन एक ट्राइपॉड की तरह। इसमें सबसे पहला मैं पायदान मानता हूं नॉलेज का, कि जो ज्ञान जो नॉलेज आपको किताबों से, टीचर से, यूट्यूब वीडियो से, इंस्टाग्राम रील से, कहीं से भी मिल सकता है, इसको सिर्फ मैं 1/3 मानता हूं। बाकी का जो 1/3 है वो आपका अपना ऑब्जर्वेशन और एप्लीकेशन स्किल है, कि आप उन चीजों को पढ़ के प्रोसेस करके रियल टाइम में कितना यूज कर पाते हैं, कितना उस पर केस स्टडी कर पाते हैं, कितना उस पर प्रैक्टिस करते हैं। ये मेरा दूसरा पायदान होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज का। तीसरा पायदान है मैं मानता हूं जिसको बहुत लोग नहीं मानते हैं बट मैं मानता हूं, वो है आपका इंट्यूशन, कि आप इंट्यूशन, कि आप, क्योंकि ये जो ज्ञान है ऑकल्ट का बिना ईश्वर के नहीं आएगी, यही मेरा मानना है। अब जो इसको नहीं मानते वो उनका मत हो सकता है। तो तीसरा पायदान मैं मानता हूं कि आपका अपना जो डिवाइन नॉलेज है, आपका अपना जो डिवाइन सरेंडर टू यूनिवर्स है, आप जिस रिलीजन को मानते हो उस रिलीजन में आपका जो डिवाइन सरेंडर है वो बहुत जरूरी है। और ये मैंने 30-30-30-90 बता दिया। जो फाइनल 10% है वो एस्ट्रोलॉजर की अपनी कुंडली है, कि आपका कुंडली तय करे कि आप तीनों को कितना यूज कर पाएंगे, कितना पराक्रम में लाएंगे। तो ये बन गया सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का 100%। बाकी मैंने फॉर्मूला सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज, बिहेवियरल नॉलेज और बिजनेस नॉलेज, ये सारे मिलकर बनाएंगे। जो आखिरी मैंने 10% छोड़ दिए हैं वो 10% छोड़े हैं आपका देश काल पात्र के लिए। बहुत बढ़िया। देखो देश काल पात्र का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी हम भविष्यवाणी करते हैं हम किस देश का रेफरेंस लेके बात आ रही है शादी की, किसी मॉडर्न कंट्री की शादी की बात आ रही हो तो आपको समझना पड़ेगा उसका बिलीफ्स, वहां का कल्चर। बिल्कुल एक हिंदुस्तान में ही विद इन हिंदुस्तान ही समझ लो, राजस्थान में मैरिज का कुछ और कंसेप्ट है, बंगाल में कुछ और। बिल्कुल बिल्कुल, एक जगह अर्ली मैरिज है, एक जगह लेट मैरिज है। तो भविष्यवाणी करते हैं। और देखो बिलीफ की बात करें तो यूरोप का बिलीफ लिव इन रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है, जो कि घूम फिर के इंडिया की तरफ भी आ गया। बिल्कुल। अब हमारा वीनस से हम प्यार देखते हैं, लेकिन आज का वीनस क्या है? आज की वीनस को समझना पड़ेगा। आज का वीनस है एक के साथ खड़ा इंसान, एक को पीछे बिठाया हुआ कि ये चली गई तो ये आएगी, और एक उसके दिमाग में अलग रहती है।
बिल्कुल, इन सब की परिभाषा हमें वीनस से ही देखनी है, पंचम भाव से। आपने बिल्कुल सही बोला, और ये जो मैं बता रहा था कि एक एस्ट्रोलॉजर को नॉलेज होना बहुत जरूरी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का, आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारे शास्त्रों में जाएंगे वो दो चीज बताई गई, प्यार और शादी। लेकिन आज जब हम प्यार को भी देखते हैं, वहां सिचुएशनशिप है, वहां बेंचिंग है, वहां ब्रेड क्रम्पिंग है। अब इतने सारे टर्मिनोलॉजी हैं, अगर एक एस्ट्रोलॉजर उनको समझता ही नहीं, उनको जानता ही नहीं है, तो आप एडवाइस कैसे करोगे, आप बताओगे कैसे? तो ये जो नॉलेज है ना, ये जो नॉलेज है, ये आपका मेकर और ब्रेकर होता है कि आप जो कितने लोगों के, देखिए आपको लोगों को एडवाइस करना है और लोगों का जो डिमांड है, जो प्रॉब्लम है, वो आप समझने चाहिए और उनको सितारों पे भी लाना है, और उनको फिर सितारों पे लाना है। जब तक आप बदलते सामाजिक परिवेश को नहीं समझेंगे, जो भी समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, उनको जब तक आप प्लेनेट के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। देखो, पंचम भाव प्रेम है, पंचम भाव को वीनस से भी रिलेट किया जाता है, तो वीनस पे पड़ने वाला प्रभाव, पंचम भाव पे पड़ने वाला प्रभाव और लगना लॉर्ड पे पड़ने वाला प्रभाव, ये तय करेंगे आपकी पूरी परिभाषा इस सब्जेक्ट से। बिल्कुल, ये हमारा इंटरेस्टिंग चीज मैं दूंगा। कल मैं अभी मैं कॉन्फ्रेंस में था, इनफैक्ट हूँ भी मुझे आज भी वहां जाना है। तो कल मोदी जी ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली कि हम जो उनका जिक्र मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में था कि, और ज्योतिष भी बहुत हद तक मैन्यूस्क्रिप्ट से जुड़ा हुआ है कि आता वहीं से, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हमें सिर्फ इनको पढ़ना नहीं है, इनको आज के कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड के हिसाब से इलेबोरेट करना है। ये उनका कल का एड्रेस है। एंड ये बात मुझे बहुत दूर की लगी कि कितने विजनरी है, जो जिनकी सोच है कि भाई अगर इसको मुझे रेलेवेंस देना है, अगर इसको मैं बनाना है, तो मुझे इसको इवॉल्व करना बहुत जरूरी है। और इवॉल्व कब होगा? जब हम आज के वर्ल्ड डायनामिक्स को समझेंगे। बहुत एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखो समय सीमा हमारी कहीं ना कहीं खत्म हो गई, प्रश्न तो खत्म नहीं होंगे, प्रश्न बहुत सारे अभी उत्तर बाकी है। एक इनसे प्रॉमिस लिया जाएगा जाने से पहले कि कभी दोबारा आएंगे, तो वो समय कहीं ना कहीं तब तक हम इतने परिपक्व हो जाएंगे पॉडकास्ट में कि किस तरह से सामने वाले से प्रश्न पूछने हैं और किस तरह की उत्तर वो देते हैं। तो समय, क्योंकि देखो उत्तर देने के लिए किसी भी आंसर का आप 15 मिनट भी लगा सकते हैं और 2 मिनट भी लगा सकते हैं। आज संक्षेप में नहीं दिए, क्यों? क्योंकि आज मैंने इनको टोका भी नहीं। क्यों नहीं टोका? इनकी पूरी पर्सनैलिटी को डायग्नोज करना था और आपके सामने रखना था। आज इनकी पर्सनैलिटी मैंने आपके सामने रखी है। जो शब्दों को मैंने सुबह इंट्रोडक्शन में प्रयोग किया था पॉडकास्ट करते समय, तो बिल्कुल हूबहू उस पर्सनैलिटी से मैच पाई गई है, क्योंकि जिस तरह इनका हॉरोस्कोप है, जिस तरह ये बात करते हैं, जिस तरह ये बात करके आपके सामने रखते हैं, वो सारी की सारी पर्सनैलिटी इनकी हॉरोस्कोप में दिखती है। एक लास्ट क्वेश्चन है कैरियर का। अब कैरियर को देखो, हम एस्ट्रोलॉजी में तो 10th हाउस से देखते हैं, ठीक है ना। 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा प्लेनेट, 10th हाउस को देखने वाले प्लेनेट 10th हाउस की परिभाषा बताते हैं व्यक्ति। जैसे कुछ ना कुछ हम आत्म कारक, अमत्य कारक, उससे भी हम अमत्य कारक से हम 10th हाउस, अमत्य कारक इकलौता प्लेनेट जो 10th हाउस और धन दोनों को डिस्क्राइब करता है, और 10th लॉर्ड तो सिर्फ धन उसका धन से कोई लेना देना नहीं, वो धन से संबंध कितना बनाएगा वो धन की वो बात अलग है, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए। लेकिन नंबर्स को जब कैरियर से देखा जाता है, क्योंकि मैंने वहां पे तो अपनी छाप छोड़ दी थी कि 2, 3, 5, 6, यहाँ आपके सामने पूरा मैदान खुला हुआ है। कैरियर न्यूमरोलॉजी के लिए किस किस नंबर्स को क्या इंपॉर्टेंस है? मैं दोनों चीजों को आंसर करता हूँ। एक पुराना सवाल जो छूट गया कि क्या मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रिसर्च के लिए बोलता हूँ, तो ये मैं एक डंके की चोट पे बोलता हूँ कि जितने भी प्राइवेट ट्रेनर्स जो किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर उनके ग्रुप में देखूं तो सिर्फ मेरे ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में जाके पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं। और एक नहीं है, सिर्फ अगर पिछले 6 महीने की बात करूं तो लगभग 30 पेपर है सिर्फ पिछले 6 महीने में, जो किसी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में उनकी जो एडिटोरियल बोर्ड है, उनका जो पीयर रिव्यू टीम है, उन्होंने किया है। अब मैं कैरियर न्यूमरोलॉजी पे आऊं, बिल्कुल 1-2 नंबर देना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी अगर मैं नंबर देने की कोशिश करूं, सबसे पहला मुझे इंपॉर्टेंस वाइज, मैं इंपॉर्टेंस वाइज दूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंस अगर मुझे किसी नंबर को देना है, वो मैं रखता हूं नंबर 9 को। और क्यों रखता हूं इसकी वजह बताते चलूंगा। 2 चीजों के लिए। नंबर 9 आपको एक एम्पैथी देता है, एक एम्पैथी सिचुएशन को समझने का और खुद को एडेप्टेबल बनाने का, जो किसी भी नौकरी में, किसी भी पेशा में, किसी भी जॉब में सबसे जरूरी चीज है। एग्जीक्यूटर भी है, एग्जीक्यूटर भी है, 9 नंबर एग्जीक्यूटर। हमारे में देखो कितना ज्ञान है, हम मरकरी ने ज्ञान दिया, जुपिटर ने हमें विजडम दी, लेकिन एग्जीक्यूट किसने करना है, साहस किसने देना है सामने वाले के सामने रखने का, वो 9 नंबर ही। बिल्कुल मान गया आपकी बात। दूसरा जो मैं नंबर देता हूं कैरियर में, जो आपका फेवरेट नंबर था, वो था नंबर 2। नंबर 2 को इसलिए मैं देता हूं
मेरा सिंपल डेफिनेशन है कैरियर मतलब जहां से धनागम हो, जहां से पैसे आए। नंबर 2 को मैं मानता हूँ लिक्विड गैस का, बिल्कुल लिक्विड गैस, चंद्रमा को लिक्विड गैस से ही जोड़, जो आपका रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जो आपको रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम देगा। 9 हो गया, 2 हो गया, एक नंबर और लूंगा मैं, तो सारे नंबर की महत्ता है, पर तीसरा जो मैं नंबर लूंगा वो मैं लूंगा नंबर 5। अगेन नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो आपको एडाप्ट करना सिखाता है, समय से तेज चलना सिखाता है, एक क्लैरिटी देता है, थोड़ा भटकाएगा बट फिर रास्ता देगा। आपको 9 नंबर को तो एग्जीक्यूशन है, और 9 नंबर वाले ने चलना का रास्ता भी तो, रोड मैप भी तो होना चाहिए, वो 5 नंबर देता है, फास्ट रास्ते निकालना है। तो मेरे ओपिनियन में ये 3 नंबर हैं जो जरूरी है। अब एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, इसका कहीं मतलब नहीं कि भाई नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो आपका कैरियर कुछ नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ, नाम सिर्फ एक हिस्सा होता है। इन नंबर्स की जो ट्रेट है, इन नंबर का जो क्वालिटी है, इन नंबर का जो छाप है, क्या वो आपकी पर्सनालिटी में है? अगर आपकी पर्सनालिटी में है तो बहुत बढ़िया बात। मैं समहाउ मतलब ये नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो नंबर नहीं इफेक्ट करेगा, उसको नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेशन इशू है, जो लोग इसको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट ये 3 नंबर मैं कैरियर के लिए सुपर क्रिटिकल मानता हूँ। मैं इसके अलावा इसी में 2 नंबर और ऐड करता हूँ जो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। वो एक नंबर जो कि सूर्यदेव प्लानर है, थिंकिंग पैटर्न, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मास्टर प्लानर है एक नंबर वाला, मास्टर एग्जीक्यूटर को है 9 नंबर वाला। दूसरा डेली अर्निंग के लिए बहुत जरूरी नंबर है, 2 नंबर ले लिक्विड मनी देती है, लेकिन कमाने तो रोज के रोज है, वो नंबर 3 बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जिस तरह जन्म कुंडली में 11वां घर से हम लाभ देखते हैं, तो डेली लाभ भी मैं कुछ लोग सप्तम से देखते हैं, मैं 11 से देखता हूँ। मुझे जुपिटर का रोल एक न्यूमरोलॉजी में ना डेली अर्निंग के लिए बहुत बड़ा रोल होता है, तो अनडिफीटेड रोल है वो। कहीं ना कहीं आपको रोज की रोजमर्रा इनकम है ना, जुपिटर का एक बहुत बड़ा रोल। इसमें मैं एक चीज आंसर करूंगा, आंसर को ऐड करूंगा एक चीज, जो हम एस्ट्रोलॉजी में जैसे कुंडली सोचते हैं वैसी परिकल्पना एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में भी है, जिनको अलग अलग एक्सपर्ट्स, अलग अलग विद्वान अपने तरीके से उसको इलैबोरेट करते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक नाम भी बताऊंगा, बहुत सारे लोग इसको अपना क्रेडिट लेते हैं, बट एक बहुत अच्छे विद्वान हुए थे वीएम जोशी सर, बहुत लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा। इन्होंने 1918 में एक किताब लिखी थी जहां इन्होंने नाम से जीवन के अलग अलग हिस्से डील किए हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे कैरियर हो। और यहाँ सबसे पहले उन्होंने नाम के साउंड और नाम के इंग्लिश वाले जो लेटर है ना, इनको मैं इसलिए पसंद कर रहा हूं कि उन्होंने इंग्लिश यूज किया 1908 में। इंग्लिश वाले लेटर्स और उनके साउंड को कैरियर से, रिलेशनशिप से, और कैसे वो जीवन के कौन से हिस्से को इंपैक्ट करेगा बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ लेटर, सबसे पहले इन्होंने जिक्र किया। तो इनका जो क्रेडिबल रिसर्च है ना, शायद इनको वो लाइमलाइट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, बट इन्होंने जो काम किया, मतलब मैंने पर्सनली इनकी किताबों से बहुत सीखा है। बहुत बढ़िया। तो वो एक है, तो वो एक जब हम लेते हैं ना तो एक एडिशनल एडेंडम हमें मिल जाता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो आज का पॉडकास्ट एक बड़े महान विद्वान से था, और मुझे लगता है कि इनकी आवाज और मेरी आवाज आप सब तक एक इम्पैक्ट जरूर छोड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चनिंग भी इनसे, इनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए मैंने बड़ी जल्दी क्वेश्चन तैयार किया। शायद उसमें कुछ चीजें मिस भी हुई, कुछ समय की बाध्यता भी थी, क्योंकि देखो इन्होंने भी किसी अभी कहीं जाना है, और पॉडकास्ट शो बहुत लंबा देखना भी लोग पसंद नहीं करते रील्स के जमाने में। लेकिन एक बात पक्की है, इस जो आज के पॉडकास्ट को कहीं ना कहीं निकाल के लोग वापस देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अकल्ट की दुनिया से आप जुड़े हो ना, तो इस तरह के पॉडकास्ट को मिस करना आपके लिए बनता नहीं है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, और उम्मीद करता हूँ इस शो की यादें आपके दिमाग में, जहन में रहेंगी, और एक बार फिर हमारा आपकी मुलाकात। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद।